बचाने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रहा है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश हो रही है। इजरायली हमले किस तरीके पर कर रहे हैं और इसका नतीजा आखिर क्या कुछ रहने वाला है, आप इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। दक्षिण में रफा, मध्य में जिटौन और उत्तर में जबालिया। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रही है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश कर रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली हमले किस स्तर पर किए जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण है। सिर्फ 24 घंटे में 63 लोग मारे गए हैं। रफा में हमला नहीं करने की अमेरिका की सलाह मानने से इनकार कर नेतन्याहू ने कहर बरपा दिया है। लेकिन रफा तो गाजा के दक्षिण में है। इजरायल दावा कर रहा है कि हमास के आतंकी उत्तरी इलाके, जिसमें जबालिया शामिल है, भाग खड़े हुए हैं और रफा में ठिकाना बना लिया है। सवाल है, फिर जबालिया में इजरायल ने टैंक क्यों उतार दिए हैं? नेतन्याहू के सामने हमले की पिक्चर क्लियर है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स को शंका हुई कि जबालिया में हमले खत्म होने के बाद अब फिर से हमास के आतंकी घुसपैठ करने लगे हैं, तो उसने दोबारा हमला शुरू कर दिया। जबालिया के बारे में डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए। जबालिया गाजा के 8 ऐतिहासिक शरणार्थी कैंपों में सबसे बड़ा है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप में करीब 1 लाख लोग रहते हैं। 1 नवंबर 2023 को इजरायल ने जबालिया कैंप पर हमला किया था। इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उस वक्त भी आम फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए इजरायल की आलोचना हुई थी। हमास ने कहा कि उसका कोई भी मेंबर कैंप में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इजरायल का तब भी मानना था और अब भी मानना है कि हमास के आतंकी मासूम लोगों की आड़ में ठिकाना बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि एक बार फिर इजरायल जबालिया को जला रहा है। लेकिन जलते गाजा से अलग इजरायल की तस्वीर भी बहुत सुकून देने वाली नहीं आ रही है। पश्चिमी मीडिया में छप रही कई रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में ही युद्ध को लेकर सभी एकमत नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेवी बेंजामिन की युद्ध नीति को लेकर नाराज है। इजरायल को युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। जिन लोगों के परिजन बंधक हैं, वो जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इजरायल में गाजा फंसा हुआ है। बंधकों की जल्दी रिहाई के लिए जितनी भी नेतन्याहू की कोशिशें हैं, रंग लाती नहीं दिख रही हैं और बीतते दिनों के साथ बंधकों के परिजनों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। अब सवाल है कि नेतन्याहू के पास युद्ध के अलावा विकल्प भी नहीं है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं, इसलिए उन इलाकों में इजरायल फिर से हमले कर रहा है जिसे वो खुद मान चुका था कि यहां से हमास के आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। नेतन्याहू के सामने मुश्किल सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नहीं है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने इजरायल के खिलाफ दुनिया की सर्वोच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। मिस्र ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ दायर दक्षिण अफ्रीका के मामले में समर्थन के लिए हस्तक्षेप करेगा। कि ये नहीं बताया गया कि यह हस्तक्षेप किस प्रकार का होगा।
मिस्र ने इससे पहले इस मामले में अपनी दलीलें पेश की हैं। मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किल पड़ सकती है, खास तौर पर जब रफा में अभियान के उनके फैसले को लेकर दुनिया में विरोध बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया पोर्टल यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने कहा है गाजा पर इजरायल के हमलों में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जबरन विस्थापन के चलते गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया है। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय कानून और युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में 1949 के चौथे जिनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा है कि 15 लाख लोगों के लिए रफा के अलावा भागने के लिए कोई जगह नहीं है। गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर रफा को इसी तरह नष्ट कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी जीवन के बच पाने की बहुत कम संभावना होगी। लेकिन इजरायल इस तरह की अपील और दलील बहुत पहले ठुकरा चुका है और जिस लेवल पर गाजा पर टूट रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि फिलहाल रुकने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 35,000 से अधिक हो गई है और कहां जाकर रुकेगी खुद नेतन्याहू नहीं जानते। कोटा के रेलवे स्टेशन से किडनैप 4 साल के बच्चे का सुराग लग चुका है। पूरी वारदात के पीछे हरियाणा गैंग शामिल थी, ऐसी जानकारी है। गैंग राजस्थान में बच्चे चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जयपुर में आज इस पूरे मामले का जीआरपी ने खुलासा किया। कोटा से अगवा 4 साल का मासूम बरामद। कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए। जयपुर के विद्याधर नगर के डेरों से हुआ बच्चा बरामद। अपने जयपुर में एक जगह इनके डेरे आए हुए हैं जहां पे ये अस्थायी ढांचे बना के रहते हैं, वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गैंग ने दिया वारदात को अंजाम। जो कि ये मूलतः भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है, अभी और तफ्तीश भी हो रही है। मासूम के साथ 14 साल का एक और बच्चा भी बरामद। ये 10 साल पहले अपहृत किया गया बच्चा जो उस समय 4 साल का था और अब ऑब्वियसली 14 साल का हो गया, उसको भी इनके कब्जे से हमने दस्तयाब किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जिनके गिरफ्त से 4 साल के मासूम को पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़े ऑपरेशन को पुलिस और कोटा जीआरपी ने मिलकर पूरा किया। बच्चे की बरामदगी के लिए जीआरपी कोटा, अजमेर और जयपुर पुलिस की 5 टीमों ने करीब 280 किलोमीटर के इलाके में 470 सीसीटीवी खंगाले। तब जाकर बच्चे को चुराने वाले इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था। आजकल आरपीएफ के भी सीसीटीवी रहते हैं और भी व्यवस्था रहती है, तो सीसीटीवी देखने से कुछ चीजें समझ में आई। उसके बाद में टीम ने पूरा होमवर्क किया। अभय कमांड जो कोटा पुलिस का अपना एक सेंटर है, वहां के कैमरे भी देखे गए। कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए। पुलिस की माने तो आरोपियों ने 6 मई को कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी करने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया वो भी चोरी की थी। पुलिस की माने तो इनका मकसद बच्चे को चोरी कर उसका इस्तेमाल मदारी के खेल में जमूरा बनाने के लिए करना था। देखिए, जो हमको प्राइमरीली समझ में आया है कि आजकल बंदर, भालू, इनका प्रयोग तो लीगली बैन है, पर आपने कई बार सड़क किनारे अदरवाइज देखा हुआ करतब दिखाते हैं। रिंग में से कोई निकल रहा है, रिंग में से निकल रहा है, रस्सी पे चल रहा है, उस तरह का ये। फिर इस गैंग के मेंबर क्योंकि कई बार दूसरे काम भी कर लेते थे, कोई शादी ब्याह में जैसे बर्तन मांजने का काम है, तो अच्छा इन्होंने। पुलिस के मुताबिक बच्चा चोर गिरोह का मास्टरमाइंड मुकेश मदारी है, जो हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 साल पहले अगवा किए गए एक बच्चे को भी बरामद किया है। ये 10 साल पहले अपहृत किया गया बच्चा जो उस समय 4 साल का था और अब ऑब्वियसली 14 साल का हो गया, उसको भी इनके कब्जे से हमने दस्तयाब किया है।
यद्यपि उसके बारे में निश्चयात्मक अनुसंधान अभी जारी है, क्योंकि विगत रात्रि को दस्तयाब हुआ है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी मुकेश परिवार के साथ 5 मई को अजमेर के किशनगढ़ में एक शादी समारोह में सफाई के ठेके पर आए थे। यहाँ पर उसने अपना फोन मां को दिया और चोरी की बाइक लेकर कोटा रेलवे स्टेशन बच्चा चोरी करने पहुंच गए। लेकिन इस ऑपरेशन में लगी टीमों ने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप बिना जांच पड़ताल के ब्लड चढ़वा रहे हैं या ब्लड बैंक से मिलने वाले खून पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में 3 महीने के अंदर दूसरी बार गलत या खराब खून ने किसी मरीज की जान ले ली। यकीन नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मरीजों की जान से खिलवाड़। खराब खून ने ली गर्भवती की जान। स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। प्रदेश के नीमका थाना जिले के सरकारी अस्पताल में बीती 12 मई को 3 गर्भवती महिलाओं को ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में तीनों गर्भवती महिलाओं को जयपुर रेफर किया गया, जहां बिहारीपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय मैना देवी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इधर खराब खून से मौत की खबर आग की तरह फैली। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम को तुरंत नीमका थाना जिले रवाना किया। स्टेट लेवल कमेटी ने जांच की तो मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सीता ब्लड बैंक से आया ब्लड घटिया क्वालिटी के बैग में रखे जाने से खराब हो चुका था और बैग में खून को सही रखने के लिए CPD केमिकल का इस्तेमाल करने में लापरवाही बरती गई है। डेथ तो एक ही कंफर्म हुई है जो संतोष जो अपने तनाव में जो हुई है। बाकी 2 जांच अभी संतोष में बढ़ती है। उसके बाद अभी जो आगे रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई जो जानकारी प्राप्त होगी सदर पे कार्रवाई की जाएगी। नीमका थाना जिले में खून का खतरनाक खेल। सीता ब्लड बैंक से सप्लाई हुआ था खराब खून। घटिया क्वालिटी के बैग में रखा गया था ब्लड। पिछले 15 दिन से भेजा जा रहा था ऐसा खून। CPD केमिकल के इस्तेमाल में लापरवाही। जांच कमेटी ने ब्लड बैंक का रिकॉर्ड किया जब्त। कपिल अस्पताल पर भी खड़े हुए गंभीर सवाल। 1 मिनट सीता ब्लड बैंक से और लेके आए। 1 बजे ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो शाम को 7 बजे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट सभी से कि ब्लड बैंक पर कार्रवाई की जाए। इसी अस्पताल में पहले भी अलग अलग समय में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इसी ब्लड बैंक से 15 दिन से इसी तरह के लापरवाही से स्टोर किए गए रक्त की सप्लाई हो रही थी। आशंका है कि दूसरे अस्पतालों के दर्जनों मरीजों को भी यही खून चढ़ा होगा। फिलहाल जांच टीम ने सीता ब्लड बैंक से जारी की गई ब्लड यूनिट्स को भी किसी भी मरीज को चढ़ाने से रोक दिया है। जितने भी ब्लड यहाँ पर बचा हुआ है शेष अब ये रखा है सारा बनने सीज कर दिया है कि आगे किसी को नहीं जाए। जो यहाँ से जितने भी ब्लड बैग हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए जिनके द्वारा ये हुए उन ब्लड बैग के सैंपल उठा लिए जिनको सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा आगे। और जो इन्होंने ब्लड किसी को दिया है तो उन सबको इन्होंने सूचित कराया है इनसे कि आपका जो ब्लड इस ब्लड ग्रुप से गया है सभी को जांच रोक दिया जाए चढ़ाने के लिए। उसकी इनसे लिखित में वो ले रहे हैं कि हमने सभी जितना ब्लड किसी को दिया है तो उसको हम मना कर रहे हैं कि ब्लड का यूज नहीं किया जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लड बैंक प्रबंधन ने मामले को दबाने का भी प्रयास किया। सीता ब्लड सेंटर के प्रबंधन को 12 मई को सुबह ही ब्लड के खराब होने का अंदेशा हो गया था, तभी तत्काल सेंटर में रखे 2 दर्जन ब्लड यूनिट को नष्ट करवा दिया गया ताकि जांच में गड़बड़ी पकड़ में न आ सके। बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में
एक्सीडेंट में घायल युवक की गलत यानी कि दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाने से मौत हो गई थी। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी हुआ था, लेकिन जाहिर है कि ऐसे लोग अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आए। नीम का थाना की घटना ने खून सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में इतनी खतरनाक जानलेवा लापरवाही को फिर उजागर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ में दर्शन करने वाले इस बार सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पहले 4 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में देखिए आप। केदारनाथ धाम में भक्तों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 4 दिनों में 1 लाख से ज्यादा भक्त यहां दर्शन को पहुंचे हैं। पिछले साल शुरुआत के 4 दिनों में करीब 90,000 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आस्था पथ से होते हुए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के बाद भी दर्शन जारी रखने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में दूसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ है। यमुनोत्री धाम में अभी तक 30,380 भक्तों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं, जबकि 26,379 लोगों ने गंगोत्री धाम में आकर पूजा अर्चना की। वहीं चारों धाम में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसे पुलिस प्रशासन की टीम खुलवा रही है। वहीं सीएम धामी ने भी चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं से सभी जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है, ताकि कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। हल्द्वानी के काठ गोदाम से 49 यात्रियों का पहला दल यात्रा के लिए रवाना हुआ है। ये सभी यात्री बाबा नीम करोरी, जागेश्वर धाम, चितई और गूंजी से होते हुए आदि कैलाश पहुंचेंगे। आदि कैलाश यात्रा को माओ मंडल विकास निगम करा रहा है। वहीं जून महीने तक यात्रा के लिए 488 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती का आदेश दिया है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर ये फैसला लिया गया कि बुधवार और गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। इसके साथ 100 अतिरिक्त होमगार्डों की तैनाती उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में की जाएगी। वहीं उत्तरकाशी में एक और सीओ की भी तैनाती की जाएगी, ताकि यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतने हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।